हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। 8वीं वीडियो है ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बाय एनजी मैनक्यू। पिछले 7 वीडियो में हम लोगों ने मैनक्यू की किताब का जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किताब है उसके हर चैप्टर के पीछे जो प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और ये 8वीं वीडियो है जिसमें मैं इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर का आखिरी वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन कवर करूंगा। एक दो क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। काफी आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुके हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे और एक करके सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं आप लोगों को कि मेरी जो किताब है वो 6th एडिशन की किताब है, तो हो सकती है कि मेरी किताब आपकी किताब के साथ ना मेल खाए, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को देखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी किताब में क्वेश्चन हो पर किसी और नंबर पे हो, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले, क्वेश्चन को मिला ले। और एक बार वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है किसी भी मोमेंट पे, तो उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे वो भी इस डिस्कशन का हिस्सा बन पाएंगे और इससे मेरी भी मदद होगी। लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं यूट्यूब के एल्गोरिथम में ये वीडियो आ सके और यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा सजेस्ट कर सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यू आर द क्यूरेटर ऑफ अ म्यूजियम, यू आर द क्यूरेटर ऑफ अ म्यूजियम, शॉर्ट ऑफ फंड्स, सो यू डिसाइड टू इंक्रीज रेवेन्यू, शुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस ऑफ एडमिशन। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट इलास्टिसिटी के हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी था, जहां हम टैक्स रेवेन्यू को इलास्टिसिटी के साथ रिलेशन समझाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा। एक डायग्राम में मैं डिमांड कर्व को थोड़ा इलास्टिक बनाऊंगा और एक में मैं डिमांड कर्व को थोड़ा इनइलास्टिक बनाऊंगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए पहला डिमांड कर्व है और ये दूसरा डिमांड कर्व है। अब आप देख सकते हैं ये डिमांड कर्व जो है ये इनइलास्टिक है। क्यों? क्योंकि प्राइस चेंज करने से भी इसमें क्वांटिटी चेंज ज्यादा नहीं होगा। सपोज ये प्राइस है, प्राइस अगर चेंज होता है तो ज्यादा क्वांटिटी में बदलाव नहीं है, राइट। ज्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है, यानी कि प्राइस चेंज पे थोड़ा सा क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करता है। वहीं यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस अगर चेंज हुआ तो क्वांटिटी चेंज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। यानी कि ये एक इलास्टिक डिमांड कर्व है और ये एक इनइलास्टिक डिमांड कर्व है। अब देखते हैं रेवेन्यू का क्या इसमें फंडा होता है। ठीक है, चलिए समझाता हूँ मैं आपको कि रेवेन्यू के साथ क्या रिलेशन है। तो मान लेते हैं पहले जो प्राइस था वो था ये, और इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी जो है वो सेल हो रही थी, यानी कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन था रेवेन्यू, ये पोर्शन रेवेन्यू था। ठीक है, अब मान लीजिए रेवेन्यू क्यों? क्योंकि दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी एंड रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट, पीक्यू। तो ये रेवेन्यू था, ये एरिया पूरा। अब मान लेते हैं प्राइस को इंक्रीज किया गया। ठीक है, प्राइस इंक्रीज कर दिया गया है और अब जो प्राइस है वो है ये एक हाई प्राइस है, राइट। और एज अ रिजल्ट क्वांटिटी कितना है? सो हाई प्राइस पे क्वांटिटी विल बी लेसर and as a result the new revenue will be this zone, right. This is the new revenue because now this is the price and this is the only quantity, right. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या है। इंक्रीज इन रेवेन्यू का जोन है ये वाला, ये जोन जो है ना ये इंक्रीज इन रेवेन्यू है। इतना रेवेन्यू बढ़ा, एट द सेम टाइम इतना रेवेन्यू कमा भी है, राइट। इतना रेवेन्यू कमा भी है। सो हम देख सकते हैं जहां पे इंक्रीज इन रेवेन्यू हुआ है वो एरिया डिक्रीज इन रेवेन्यू यानी लॉस ऑफ रेवेन्यू से बड़ा है। दिस एरिया इज लार्जर देन दिस एरिया, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो रेवेन्यू बढ़ा है बिकॉज इंक्रीज इन रेवेन्यू हियर इज ग्रेटर देन लॉस इन रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि प्राइस बढ़ाने से जो कंज्यूमर आपने लॉस किया उसके कारण जो आपका लॉस हो रहा है रेवेन्यू में, और प्राइस इंक्रीज करने से जो आप नया कंज्यूमर जो लिए उसके कारण जो आपको नया पैसा आ रहा है उसके कारण जो इंक्रीज इन रेवेन्यू हो रहा है। दिस थिंग डोमिनेट्स दिस थिंग। ओके, नाउ लेट्स
डू द सेम थिंग हियर। सपोज ये हमारा इनिशियल प्राइस था, ओके, एज उस पे क्वांटिटी था इतना, तो ये हमारा रेवेन्यू था पहले, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, और ये था हमारा रेवेन्यू, ठीक है। अब मान लेते हैं प्राइस बढ़ गया, इसमें प्राइस बढ़ाया गया, अब प्राइस हो गया ये, प्राइस ये होने से जो नया क्वांटिटी है वो हो जाएगा ये, और जो नया रेवेन्यू है वो हो जाएगा ये। दिस इज द न्यू प्राइस एंड दिस इज द न्यू क्वांटिटी विच इज लेस। अब इसमें नया रेवेन्यू कौन सा ऐड हुआ, तो ये पोर्शन जो है ये नया रेवेन्यू ऐड हुआ, दिस पोर्शन इज द न्यू रेवेन्यू बीइंग एडेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, but this portion is the loss in the previous revenue. This is the loss from the previous revenue due to backing out of few costs, right? And you can clearly see that increase in revenue here is less than loss in the previous revenue, right? तो हम कह सकते हैं ओवरऑल रेवेन्यू इसका बढ़ा है और ओवरऑल रेवेन्यू इसका कम गया है। Now same logic will be applied here. The museum is running short of funds, so if I want to increase the revenue, okay, what should I do? Now should I increase the price or should I decrease the price, right? Now it completely depends on what kind of elasticity or what is the elasticity of the museum is. If the museum is inelastic, then by increasing the price I can increase the revenue, right? But if the elasticity of museum is very high, if it is very elastic, then by increasing the price I will lose revenue even further, so I should have to decrease the price. So it completely depends on the kind of elasticity which the museum possesses. Now study shows that museum has a very low elasticity. It means museums are inelastic. Study shows, कुछ स्टडी में पाया गया है कि म्यूजियम का इलास्टिसिटी 0.25 होता है, और कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि म्यूजियम की इलास्टिसिटी -0.17 होता है। तो म्यूजियम की इलास्टिसिटी बहुत ही कम होता है, तो अगर म्यूजियम को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो वो अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकता है, ये स्टडीज में पाया गया है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, स्प्रिंजर पब्लिकेशन में एक स्टडी है, स्टडी का नाम भूल जा रहा हूँ, बैरियर टू एंट्री इन म्यूजियम ऐसा कुछ है, वो रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हैं, उसमें यही बताया गया है कि म्यूजियम्स आर वेरी इनइलास्टिक। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इसको आपको ये दो डायग्राम बना के फिर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, और फिर आपको बोलना है कि एज अ रिजल्ट द म्यूजियम, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द म्यूजियम दैट वेदर इट इज इनइलास्टिक और इलास्टिक। एज अ रिजल्ट वी हैव टू कंक्लूड दैट वेदर द प्राइस शुड बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ओके, आप चाहे तो इस पेपर का, इस रिसर्च पेपर का रेफरेंस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, इन अ टू कमोडिटी वर्ल्ड बोथ द कमोडिटीज कैन नॉट बी इंफीरियर, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए, अगर एक दुनिया में दो ही कमोडिटी है तो दोनों इंफीरियर नहीं हो सकती, ट्रू या फॉल्स, तो जाहिर सी बात है ट्रू, ठीक है। एक इसमें वर्ल्ड में जिसमें दो ही कमोडिटी है, कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2, दोनों इंफीरियर नहीं हो सकती, क्योंकि इंफीरियर वर्ड खुद में ही एक रिलेटिव वर्ड है। इंफीरियर वर्ड जो है वो खुद में ही एक रिलेटिव वर्ड है। कोई भी चीज इंफीरियर कब होता है, वो किसी के रेस्पेक्ट में इंफीरियर हो सकता है, खुद से ही कोई इंफीरियर कैसे होगा। जैसे मान लीजिए क्लास में या स्पोर्ट्स में अगर हम बोल रहे हैं कि ये प्लेयर 1 और प्लेयर 2, अगर हम बोल रहे हैं कि प्लेयर 1 वीक है, तो वीक कैसे है भाई, किसके कंपैरिजन में वीक है, किसी ना किसी के कंपैरिजन में से वीक होना पड़ेगा। अगर प्लेयर अकेला ही दौड़ रहा है रेस में, तो ना तो वीक है ना तो स्ट्रांग है, क्योंकि वो अकेला है। तो जब हम इंफीरियर या सुपीरियर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इंफीरियर या सुपीरियर, ये बहुत ही रिलेटिव वर्ड है। Whenever we use this word inferior or superior, it means we are comparing, they are relative words. So अगर वर्ल्ड में दो ही कमोडिटी है तो दोनों तो इंफीरियर हो ही नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, but both commodities cannot be inferior। अब इसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं लॉजिक से और मैथमेटिक्स से। तो देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल के एक चीज होती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ये क्या होती है कि आपका इनकम बदलने पे आपका डिमांड कितना बदल रहा है, राइट। तो इसको EMX से मैं डिनोट करता हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मनी इनकम। यानी कि मैं लिख सकता हूँ DX बाई DM इंटू M बाई X। पिछले वीडियो में मैंने इसका एक क्वेश्चन भी किया था, आप रेफरेंस के लिए उसे देख सकते हैं। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो यहाँ आपको जानना जरूरी है। अगर EMX यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल या तो सुपेरियर गुड है। इसका मतलब क्या, अगर आपका इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इनकम चेंज करने से आप उसका क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ाते हैं, तो नॉर्मल गुड या सुपेरियर गुड हो सकता है। अगर आपका EMX लेस देन 0 है यानी कि वो इन्फीरियर गुड है। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपका इनकम बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कमेगा किस आइटम का, इन्फीरियर आइटम का। इन्फीरियर चीजें अब आप नहीं यूज करेंगे, जैसे आप बस की राइड आप नहीं लेंगे, राइट। EMX 1 से 0 के बीच लाई करे अगर, तो हम कहेंगे वो सुपेरियर नेसेसिटी आइटम, सुपेरियर नेसेसिटी। अगर EMX 1 से भी बड़ा हो तो कहेंगे वो सुपेरियर लग्जरी है, सुपेरियर लग्जरी आइटम। ठीक है, तो ये आपको चारों याद रखना है। अब इसी के बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए मान लेते हैं दो कमोडिटी है X और Y, ठीक है। X का प्राइस है PX और Y का प्राइस है PY। X हम X यूनिट्स कंज्यूम करते हैं और Y हम Y यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो X इंटू PX इज द टोटल portion of income spent on X and Y into PY is the total portion of income spent on Y। दो ही कमोडिटी है तो दोनों पे ही स्पेंड करेंगे, और दोनों को ऐड करने से क्या होना चाहिए, हमारा जो मनी इनकम है वो आना चाहिए। हमने जितना कमाया उतना स्पेंड किया। अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू मनी इनकम, क्योंकि हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे। तो अगर M को M से डिफरेंशिएट किया जाए तो 1 हो जाएगा। इधर UV रूल लगाएंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा PX DX बाई DM प्लस अच्छा PX को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो ये एलिमेंट 0 है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था इसको, खैर लिख देता हूँ कोई बात नहीं। इसको वापस करूं तो क्या होगा PY DY बाई DM प्लस Y DPY बाई DM। अब ये एलिमेंट जो है और ये एलिमेंट जो है 0 हो जाएगा, बिकॉज प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। सो इट इज 1। अगर आपको डिफरेंशिएशन का वीडियो चाहिए, डिफरेंशिएशन में अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंशिएशन सर्च करें, तो डिफरेंशिएशन का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें 6 वीडियोस है, छोटे छोटे वीडियोस है। उस 6 वीडियोस को अगर आप पूरा देख लेंगे तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा, यकीन मानिए। एनीवेज, तो 1 इक्वल्स टू PX DX बाई DM प्लस PY DY बाई DM, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो 1 इक्वल टू मैं क्या करूंगा, मैं PX है ना इधर, इसको X बाई M से मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में DX बाई DM को भी M बाई X से मल्टीप्लाई करूंगा। इससे क्या होगा, X X कैंसिल, M M कैंसिल, तो मीनिंग इज द सेम, राइट। सेम चीज मैं यहाँ करूंगा, PY है, इसको X बाई Y से Y बाई M से मल्टीप्लाई करूंगा इंटू DY बाई DM, इसको मैं M बाई Y से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो एलिमेंट्स है ना हमारा, ये हमारा क्या आ जा रहा है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो जा रहा है, राइट। सो 1 इक्वल्स टू PX into X by M, this is EMX, plus PY into Y by M, this is EMY, right. अब what is this PX into X by M? See, PX into X is the amount of money spent on X. PY into Y is the amount of money spent on Y. So amount of money spent on X by the total amount which you are earning, right. Amount of money spent on X by the total income. So this is the share of or portion of income spent on X, right. So I will denote it by alpha X.
So it will be 1 equal to alpha x EMX plus PY into YYM. So this is the portion of income spent on Y. I'll denote it by alpha Y, EMY, right? Alpha X and alpha Y are the portion of income spent on X and Y. And of course, if they are portion of income, if they are fraction, it means alpha X plus alpha Y is always equal to 1, right? Now think of it. Alpha X EMX plus alpha Y EMY is equal to 1. Now, very important result. Alpha X EMX plus alpha Y EMY is equal to 1. Now see, alpha X and alpha Y are positive, right? Because alpha X plus alpha Y को add करने से 1 होता है. So they are positive. So what does it mean? It means that either EMX or EMY is negative, right? इन दोनों में एक negative होना ही पड़ेगा to make it equal to 1, right? Because both of them are positive, right? Both of them are positive, and the sum of them is actually 1. इन दोनों को ऐड करने से 1 होता है. अब इन दोनों के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी इक्वेशन में 1 आ रहा है. व्हाट? इनमें से कोई एक ऐसा है जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसके वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि उसको नेगेटिव होना पड़ेगा. यानी कि इनमें से कोई एक नेगेटिव है, या तो x EMX नेगेटिव है या तो EMY नेगेटिव है. अब EMX अगर नेगेटिव है, if EMX is negative, it means this is inferior, or if EMY is negative, it means this is inferior, y is inferior, right? अब दोनों तो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होगा तो यहाँ कभी पॉजिटिव 1 नहीं आएगा, नेगेटिव 1 आएगा. नेगेटिव में आएगा, 1 नहीं, नेगेटिव में आएगा. इसका मतलब क्या? दोनों में से कोई एक inferior है. So हमारा जो क्वेश्चन था कि in a two commodity world both commodities cannot be inferior. This is true, both cannot be inferior, any one of them can be, right? So this is true. Now I hope आप लोग को ये समझ में आया होगा, और आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो शायद गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, सप्लाई डिमांड गवर्नमेंट पॉलिसीज, उस पर वीडियो बनाऊंगा. और अगर आप लोग को यहाँ तक की वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप 9830060368 पे कांटेक्ट करें, या मेरी वेबसाइट www.roadtosuccessdcsir.com पे भी जा सकते हैं और अपना क्वेरी रख सकते हैं. ठीक है, रखता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.